बड़ी ऑफलाइन कोचिंग्स एंड बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने एनसीईआरटी की इस लाइन का मतलब आपको गलत बताया हुआ है। इनफैक्ट मुझे भी गलत बताया हुआ था, और जब मुझे एमबीबीएस में आने के बाद इस लाइन का असली मतलब पता चला और मैंने इसको समझाने के लिए शॉर्ट बनाया तो बच्चों ने मुझे ही गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। इसी को इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ 3 ऐसे प्रूफ के थ्रू समझाने वाला हूँ, जिसमें मेडिसिन की हैरिसन बुक जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, WHO की गाइडलाइंस और कुछ ऐसे टीचर जो कि खुद एमबीबीएस कर चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, एंड लास्टली थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर जिसके कारण ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यू विल बी फ्री टू आस्क क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर टीचर्स एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। हेलो गाइस, आई एम अविनाश, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि कैसे रॉन्ग इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के कारण ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। एक बार आप एनसीईआरटी के लाइंस को खुद से पढ़ के देखो। एनसीईआरटी कहती है द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है पहले स्टेटमेंट में, क्योंकि कह रहा है कि टोटल जो स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं उसमें से 60% के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, एनसीईआरटी कहती है। उसके बाद वाली लाइन में पूरा इशू आ रहा है। सेकंड लाइन कहता है कि एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। तो सबको क्या लगेगा सिंपल, जिसको भी इंग्लिश ग्रामर उतने अच्छे से नहीं पता है या जिसको गलत समझाया गया है कि ऑफ देम 60% का कह रहा है, एंड इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है। तो आपका जो ये सोच है वो इसी पे बन चुका है कि भैया जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें 60% का 40% निकालना है अगर मोटिलिटी पूछी हो। बट अगर आप एक बस किसी से भी जिसको जानकारी है इंग्लिश ग्रामर के बारे में, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि देम कहाँ यूज होता है, तो देम हमेशा एक प्लूरल नाउन, जो भी सबसे नियरेस्ट प्लूरल नाउन होगा उसके लिए यूज किया जाता है, और कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो 60% है, जिसका 40% ऑफ देम आप यूज करना चाह रहे हो एंड 60% एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे देम उसको रेफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट प्लूरल नाउन है वो स्पर्म्स है, जो कि इजैकुलेट्स के टाइम पे यूज हुआ था। जो सबसे पहली लाइन थी कि ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, तो ये देम वर्ड जो है वो उन स्पर्म्स को रेफर कर रहा है, टोटल स्पर्म्स को रेफर कर रहा है। और इसी को नहीं समझने के कारण और एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि सब लोग ये समझ ले रहे हैं कि 60% का 40% लेना है, बल्कि देम कभी भी न्यूमेरिकल टर्म्स के लिए यूज होता ही नहीं है। सेकेंडली, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप कुछ एमबीबीएस की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स और WHO की गाइडलाइंस को रेफर कर सकते हो, जिसमें अगर आप हैरिसन बुक को खोलते हो जो कि मेडिसिन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, उसमें एक बार देखते हैं कि ओलिगोएस्थेनोजूसपर्मिया का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसमें आपको दिखता है कि ओलिगोएस्थेनोजूसपर्मिया इज डिफाइंड एज स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन पर ml, मोटिलिटी लेस देन 40% एंड नॉर्मल मॉर्फोलॉजी लेस देन 4%। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा टर्म यूज नहीं किया गया कि 60% का 40% लोग हैं, मतलब कि वैसे स्पर्म्स जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज है सिर्फ आप उनमें 40% देखते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। टोटल स्पर्म का 40% लिया जाता है, यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है। ऑल्सो आप एक चीज देख सकते हो, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो आप फिर उसको यूज ही कैसे करोगे, मोटिलिटी का करोगे ही क्या आप। उनको इस चीज समझना चाहिए कि यहाँ पे जो डेटा यूज किया गया है, यहाँ पे नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को सिर्फ लेस देन 4% ही लिया गया, मतलब कि अगर मॉर्फोलॉजी इतना कम भी होगा तो भी चल जाता है फर्टिलिटी केस में, अगर मोटिलिटी आपकी 40% से ऊपर है तो। इसका मतलब सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज होना एंड उसके ऊपर बिल्ड करना उतना सही कंसेप्ट नहीं है। ऑल्सो अगर आप WHO की गाइडलाइंस खोलते हो तो उसमें एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उसमें अगर आप आते हो नीचे देखते हो तो मोटिलिटी में मेंशन किया गया है कि मोर देन 50% ऑफ प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी, एंड ब्रैकेट में जो उसका कट ऑफ वैल्यू वो दिया है 30%, मतलब कि 30% से अगर ऊपर है मोटिलिटी तो वहां पे वो इंसान फर्टाइल होगा। तो ये दोनों डेटा जो कि एक्चुअली में गोल्ड स्टैंडर्ड है और जो कि असली में क्लिनिक्स में यूज होता है, इससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि कोई ऐसा डेटा नहीं है कि 60% का 40% लिया जाता है, या फिर सिर्फ नॉर्मल शेप एंड साइज वाले स्पर्म्स में 40% मोटिलिटी देखी जाती है। अब बच्चे इसको मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने इस कंसेप्ट के ऊपर कि 60 का 40 लेना है, 60 का 40 लेना है, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि उनके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी थी, और बहुत सारे टीचर्स ने लेक्चर में भी इसको गलत पढ़ा दिया था। बट ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स नहीं गलत पढ़ाया, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने खुद एमबीबीएस किया है, उस चीज को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है एक बार देखते हैं, और कौन से ऐसे टीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जाके एनके शर्मा सर का ये वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख लेना। पूरे अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने कि क्यों एनसीईआरटी की इस लाइन का गलत इंटरप्रिटेशन लोग ले रहे हैं। दूसरा, आकांक्षा मैम, सब जानते होंगे, पीडब्ल्यू में पढ़ाती है टीचर, बहुत अच्छी टीचर है। उन्होंने खुद अपना एमएस कंप्लीट किया, एमबीबीएस के बाद एमएस किया है उन्होंने ऑब्स गायनी से, और वो इसी फील्ड में है, और उन्होंने भी इसके बारे में एकदम यही डेटा बताया है कि आपको 60% अलग लेना है, 40% अलग लेना है। ऑल्सो आप अनमोल सर की ये वीडियो देख सकते हो, इस टाइम स्टैम्प पे आपको दिख जाएगा। सर ने भी इसी बात को मेंशन किया है। भैया कंक्लूजन क्या निकाले? कंक्लूजन ये निकालना चाहिए आपको कि अगर कभी भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है
जहां पे आपको कैलकुलेट करने बोले कि यार नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितनी मोटिलिटी होनी चाहिए। उस केस में आप ये नहीं करोगे कि पहले 60% निकालोगे टोटल स्पर्म का और फिर 40% उसका कैलकुलेट करोगे। आपको डायरेक्ट उस जो भी टोटल स्पर्म काउंट दिया उसका 40% निकाल लेना है। ऑल्सो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को आपको तभी गलत मानना है जब उसमें ये लिख के दे दिया हो कि 40% ऑफ 60% स्पर्म लोगे या फिर 40% ऑफ द स्पर्म्स विद नॉर्मल शेप एंड साइज लोगे, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी के लाइंस अगर डायरेक्टली आ जाती है तो उन स्टेटमेंट्स को आपको सही मानना है। इस तरह बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने गलत पढ़ाया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर्स खराब है। आप जाके एक बार उनसे डिस्कस करो, वो पक्का इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और आपको एक सही कंक्लूजन बताएंगे। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर तो आप जाके सिलेक्शन ऐप पे HLTA ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ बायो की वहाँ पे सारी हिडन लाइन क्वेश्चन जितने भी मिल जाते हैं आपको, या फिर आप प्रॉपर अगर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी ऐसे क्वेश्चन हो, बायो के भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां से आपने कुछ गलत सोचा हो और हम लोग चाहते हैं कि नहीं आप सही समझो, तो वहां पे आप सिलेक्शन पे जाके CBTS 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंसेप्ट बिल्डर टेस्ट सीरीज है। और ये सारे जो क्वेश्चन जो कि आपने गलत समझा हुआ है या फिर आपको पता नहीं है, आपने देखा नहीं खुद से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मिस हो जाते हैं आपसे जनरली, वो हमने वहां पे डिस्कस किया है, जिसकी ऑथेंटिसिटी आपको इन क्वेश्चन से जो कि मैं कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। आप खुद भी जाके डेमो टेस्ट देके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग वहां पे अच्छे क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसके थ्रू आप नए कंसेप्ट सीख पाओ, अच्छे कंसेप्ट सीख पाओ और जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपने बना के रखी है उनको सही कर पाओ। क्योंकि हमारा मोटो ये है कि आपको सही कंसेप्ट सिखाए, ना कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वही चीज उठा के चिपका दी। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी इस चीज को गलत समझा हुआ है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी और कौन सी वीडियो चाहिए आपको कमेंट्स में बताना। बाकी शॉर्ट्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो, वहां पे मैं क्वेश्चन सबसे पूछते रहता हूँ। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।